हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। डॉक्टर अमित एकेडमी में आपका स्वागत है। माय नेम इज भारत भूषण अस्थाना। आई हैव अपीयर्ड इन यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू एज ऑल्सो आई हैव क्वालिफाइड द एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज एंड वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आई एम योर फैकल्टी एंड मेंटर फॉर यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड स्टेट पब्लिक एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट। You can download our app from the link given in the description box of this particular YouTube video, and from there you can get information about the various courses, faculty and mentorship programs. आगे बढ़ने से पहले एक बार हम हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट देख लेते हैं। आप देखेंगे कि 2024 में हमारे इंस्टीट्यूट से नियरली 151 सिलेक्शन हुए हैं आउट ऑफ 113। एंड इन द लास्ट 3 इयर्स आप देखेंगे तो 108 सिलेक्शन हुए हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो रैंक 1 जो है श्री अनिल कुमार जी, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट के ही से ही पढ़े हुए हैं। इसके बाद what is the agenda of today's topic? What is the agenda of today's discussion? The agenda is importance of keywords and technical terms in anthropology optional subject. तो anthropology optional subject में हम ये देखेंगे कि in general people have tendency to write answer in the format of GS. जनरल स्टडीज में जिस तरीके से लिखते हैं लोग, उसी तरह से लोग जो है अपने आंसर्स को भी लिखते हैं एंथ्रोपोलॉजी में भी या किसी भी ऑप्शन में। लेकिन अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो उस सब्जेक्ट का जो कीवर्ड्स हैं एंड टेक्निकल टर्म्स है, अगर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो एग्जामिनर के पास एक अलग ही लेवल का एक इम्प्रेशन पड़ता है। और आपका आंसर जो है जीएस के जो ब्लेंडेड आंसर होते हैं उससे सेपरेट होकर के कहीं ज्यादा इनरिच्ड एक आंसर समरी बनता है आपका। तो आई होप इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को आप सीरियसली लेंगे। व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन? द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ टेक्निकल वोकैबुलरी इन एंथ्रोपोलॉजी। देखिए, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट का अपने आप में एक कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी होता है। कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी का मतलब ये होता है कि उस सब्जेक्ट को बेटर समझने के लिए उस सब्जेक्ट के बेटर रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है आप उसके ऊपर फोकस करिए। तो same thing we are going to understand in this particular discussion. Second is applying the subject specific terminology. तो एक बार आपने समझ लिया कि क्या वो टर्मिनोलॉजी है, तो उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्म्स को आपके आंसर राइटिंग में दिखना चाहिए। एंड देन अलाइन करेंगे आप अपने आंसर को कि एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि एग्जामिनर जो है खुद उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है उसने एटलीस्ट मास्टर्स या पीएचडी तो कर ही रखा होगा। और जब इतना कर रखा होगा तो कहीं ना कहीं वो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो की टर्म्स हैं उस टर्म्स को आपके आंसर के अंदर सर्च करने की कोशिश करेगा। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने आंसर्स के अंदर इस तरह के वर्ड्स जो होंगे, टर्म्स हैं, वो लेकर के आएंगे। ठीक है। तो इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स एंड कीवर्ड्स इन एंथ्रोपोलॉजी से जो है ना, न सिर्फ आपकी एक वोकैबुलरी इंप्रूव होती है बल्कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एकेडमिक मैच्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सब्जेक्ट का डेप्थ होता है ना वो विजिबल होने लगता है। और इससे आपके जो मार्क्स इंप्रूव होने के जो चांसेस होते हैं ना वो कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग इन ग्रेट डिटेल। सबसे पहले समझेंगे कि क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग इसकी, इससे बेनिफिट क्या होता है कि इनहेंसेस दी एकेडमिक रिगर, एकेडमिक मैच्योरिटी बढ़ती है। और कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो आपने लिखा है ना वो आपका कंटेंट ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक कंटेंट का यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके का प्रॉमिस हो जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो जैसे कि कोई वर्ड है, तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड है लर्निंग कल्चर। ठीक है, अगर आप लर्निंग कल्चर लिखते हैं तो लर्निंग कल्चर लिखेंगे तो ये जीएस का एक वर्ड हो गया। लेकिन अगर आप इसको एंथ्रोपोलॉजी में लेकर के जाएंगे तो इसका एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं इनकल्चरेशन। सिमिलरली अगर हमें अदर कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है और उसके साथ एक इक्वानिमिटी का सिचुएशन बना के लेके चलना है तो उसके लिए एक वर्ड होता है कल्चरल कल्चरल रिलेटिविज्म। सिमिलरली अगर आप स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर की अगर आप बात करेंगे तो दिस एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन दी होलोसीन इपॉक। होलोसीन जो इपॉक है हमारे एंथ्रोपोलॉजी में, उसका जो बिगिनिंग है वहां पर हमारे पास स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर आता है। तो इसको लिखने से बढ़िया है, बेटर आप ये लिखिए कि नियोलिथिक रिवोल्यूशन है। तो ये एक की टर्म है। सिमिलरली जो कल्चरल रिलेटिविज्म है, जो मैंने ये वाला पॉइंट है, इसका जो ऑपोजिट होता है दैट इज कॉल्ड इथनोसेंट्रिज्म। तो इन जनरल पीपल थिंक कि थिंकिंग वंस कल्चर इज सुपीरियर, वो बोलेंगे कि हमारा कल्चर कल्चर सुपीरियर है और जो सामने वाले का कल्चर है वो इंफीरियर है। ठीक है। तो इसके लेकर के जो एक टर्म होता है द टर्म इज इथनोसेंट्रिज्म। एंड देन एक वर्ड होता है कि जहाँ पे पीपल स्टार्ट वर्शिपिंग द एनिमल और द प्लांट और समथिंग एल्स, तो इन दैट केस द वर्ड इज टोटेमिज्म। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी जो सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं,
उसको हम एंथ्रोपोलॉजी के कुछ टेक्निकल टर्म्स है उससे हम इन चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो पढ़ते हैं ना कि आपको एक आइडिया कन्वे करने के लिए मे बी अगर 10 वर्ड्स को यूज करना पड़ रहा है, तो उस 10 वर्ड्स के अगेंस्ट कोई एक वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी में, आप उसको यूज करिए, बेटर रहेगा। सो दिस इज वन थिंग, इट इनहेंसेस द एकेडमिक रिगर एंड ऑथेंटिसिटी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें आ रहा है कि अलाइंस विद एग्जामिनर्स एक्सपेक्टेशन। मैंने बताया कि जो एग्जामिनर है वो कहीं ना कहीं इस फील्ड के अंदर मास्टर्स या फिर पीएचडी की नॉलेज रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी चीजों को भी थोड़ा रेकअप करना पड़ेगा, आपको जो है अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो रिलेटिव्स बाय मैरिज, देखिए जो रिलेटिव्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक जो है हमारे साथ बर्थ से हमारे साथ हैं, और दूसरा जो है मैरिज से हमारे साथ आ रहे हैं। जो बर्थ से हमारे साथ हैं उनको हम बोलते हैं कंसैंग्युनल, उसको हम बोलते हैं कंसैंग्युनल। और जो हमारे पास शादी के बाद आते हैं उनको हम बोलते हैं अफाइनल। ठीक है, तो दोनों के लिए वर्ड्स अवेलेबल है। जो चीजें अगर हमें मामा, जो हमारे मामा है, मामा की तरफ से जो मिलता है उनको अवेंकुलेट बोलते हैं या फिर अवेंकुलोकल बोलते हैं। तो मैटरनल अंकल नेफ्यू रिलेशन जो होता है, मैटरनल यानी कि मामा और भांजे का या फिर भांजी का जो रिलेशनशिप है उसको हम अवेंकुलेट बोलते हैं। ऐसे ही ट्राइबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो लीनियज होता है, अगर एक बिग ट्राइबल ग्रुप है तो उसके अंदर लीनियज एक बन जाएगा या दो बन जाएगा या तीन बन जाएगा, तो इसके लिए सेगमेंटरी लीनियज सिस्टम बोलते हैं, ना कि ट्राइबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे चीजों को। उसके बाद अगर आप किसी ट्राइब पे गए और ट्राइब पे जाकर के आपने फील्ड वर्क करा डिटेल में, और फील्ड वर्क डिटेल में करने के बाद आपने उसके ऊपर एक मोनोग्राफ लिखा, आपने डिटेल में उसका इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करा, तो इस चीज को हम इथनोग्राफी बोलते हैं। इथनोग्राफी से जुड़ा हुआ एक वर्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं इथनोलॉजी। तो इथनोग्राफी एंड इथनोलॉजी में अंतर ये होता है कि इथनोग्राफी इज अबाउट कैप्चरिंग डेटा, डेटा को कैप्चर करना। ठीक है, एंड इथनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो आपने इथनोग्राफी किया है उसके ऊपर फर्दर आप एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस कर रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं, तो इन दैट केस इट बिकम्स द इथनोलॉजी। अगेन नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है कि इम्प्रूव द क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि लंबे लंबे आइडियाज वर्ड्स को लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे वर्ड से ही आपका काम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इम्प्रूव द क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या चीज है, जैसे कि एक लंबा सा सेंटेंस है कि अ वुमेन मैरिंग मल्टीपल मैन, एक औरत अगर मल्टीपल लोगों के साथ शादी कर रही है तो उसको लेकर के एक वर्ड है पॉली एंड्री। पॉली का मतलब हो गया मेनी, एंड एंड्री का मतलब हो गया मेल्स। ठीक है, पॉली एंड्री हो गया। सोरोरेट, अगर कोई इंसान अपनी वाइफ, जैसे कि एक मेल है और वो उसकी एक वाइफ है, वाइफ की एक सिस्टर है, वाइफ की सिस्टर है, तो इसने इनके साथ तो शादी कर रखी है, कल को इनके डेथ हो जाने के बाद इफ दिस गाय इज मैरिंग हर, तो इस दैट केस दे आर कॉलिंग इट इज सोरोरेट। ठीक है, सोरोरेट हो गया। ऐसे ही एक वर्ड भी आता है हमारे पास, लेविरेट आता है। अगर आपको लेविरेट का मतलब पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कमेंट करके बताइए लेविरेट का मतलब क्या होता है, और बेटर रहेगा कि आप इसके ऊपर एक एग्जांपल भी दे दो। उसके बाद एंडोगेमी का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने ग्रुप के, आपका जो ग्रुप है या विलेज है या कोई जो भी आपका मैक्सिमम आउटसाइड का लिमिट है उसके विद इन द रेंज अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो उसको हम लोग एंडोगेमी बोलते हैं। इगैलिटेरियन सोसाइटी एक वर्ड आता है जहाँ पे सारी सोसाइटी के सब लोगों को इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो इन सारी चीजों को आप देख रहे हैं कि हम एक एक वर्ड में चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसी ए कल्चरेशन में क्या होता है कि अडॉप्टिंग फीचर्स ऑफ अनदर कल्चर। ठीक है, तो ये क्या चीज हुआ, ये ए कल्चरेशन हुआ। नेक्स्ट इज बूस्टिंग द कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, बूस्टिंग द कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है कि जैसे कि क्या है ना कि कीवर्ड्स एक्ट एज कॉन्सेप्चुअल एंकर्स एडिंग स्ट्रक्चर्ड एंड कंपैरेटिव आंसर्स। तो कहने का मतलब ये है ना कि अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, उसके बाद अगर आप दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, तीसरा पैराग्राफ लिखेंगे, तो कई बार ये होता है कि जो आपका यहाँ पर जो आखिरी के सेंटेंसेस या जो आखिरी के आइडियाज है ना, तो इसी आइडियाज के ऊपर बिल्ड करते हुए आपको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस बनाना पड़ेगा, और जिससे आपने यहाँ पे खत्म करा है उसी से आपको नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इट बिकम समटाइम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंस क्रिएट करे जाए, या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस यहाँ पर क्रिएट करे जाए कि यहाँ पे जो है ना कनेक्शन जो है उस वो ब्रेक ना हो, कनेक्शन का जो फ्लो है ना वो ऑटोमेटिकली चलता रहे। तो इसके लिए जो है ना समटाइम्स आपको लॉन्ग सेंटेंसेस लिखने की जरूरत पड़ सकती है, लॉन्ग सेंटेंसेस लिखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसका ना तो हमारे पास टाइम है, ना इतनी हमारे पास कैपेसिटी है, ना हमारे पास इतना एनर्जी है। तो बेटर ये है कि अगर आप इन सारे लॉन्ग सेंटेंसेस को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप टर्म्स को यूज करेंगे ना, तो आपको लॉन्ग जो सेंटेंसेस है उसको फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन टाइप है कि क्वेश्चंस ऑन किनशिप टाइप, क्लासिफिकेटरी या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप है जो कि हमें एल एच मॉर्गन ने दिया था। ठीक है,
तो इसमें क्या आता है, स्कीमो आता है, इरोक्वियस आता है, सुडानीज आता है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है, तो ये टर्म्स की बात होती है जिसको बाद में एएल क्रोबर ने लिखा था। तो जब आप स्कीमो को समझा देंगे, इरोक्वियस को समझाएंगे, सुडानीज को समझाएंगे और इसके एग्जाम्पल देते जाएंगे ना, जब आप स्कीमो से इरोक्वियस के ऊपर आ रहे हैं, इरोक्वियस से आप सुडानीज के ऊपर आ रहे हैं, तो आपको बार बार लॉन्ग सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एएल क्रोबर ने बात बोली है उतनी बात बोलिए, फिर आप दूसरे पैरा पे आइए, फिर आप ये वाली बात एक्सप्लेन करिए, फिर आप इस वाले पैरा पर आइए। तो ऐसे चलता रहेगा, आपको लॉन्ग सेंटेंस अननेसेसरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, तो एनिमिज्म हो गया जो टाइलर ने दिया था, एनिमेटिज्म जो मैरिट ने दिया, मानाइज्म है जो भी अगेन जो है इसका मैरिट का ही जो एनिमेटिज्म का एग्जाम्पल है, शामिनिज्म हो गया, राइट्स दे पसाज हो गया। तो ये सारी चीजें क्या क्या चीज है, की टर्म्स है। तो इन की टर्म्स को जो है आप एड्रेस करिए। एंड जहां तक क्वेश्चन अगर की टर्म्स पे आ रहा है, तो उन की टर्म्स के रिलेटेड जो हमारे पास स्कॉलर्स हैं, या जो एग्जाम्पल्स हैं, या कुछ डेटा है, कुछ थेरी है, उसको बिल्ड करिए। आप अपनी जर्नलिस्टिक लैंग्वेज को जो है यहाँ पर स्किप करना जरूरी है। उसके बाद क्या बेनिफिट होता है कि इससे फैसिलिटेट होता है इंटीग्रेशन ऑफ थिंकर्स एंड थियरीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, तो कई बार हम पढ़ते हैं कि जो मेलिनोस्की है उन्होंने फंक्शनलिज्म दिया, एंड जो रेडक्लिफ ब्राउन है उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दिया। ठीक है, और लेवी स्ट्रॉस ने क्या दिया, स्ट्रक्चरलिज्म दिया। ईबी टेलर ने क्या दिया, कल्चर की डेफिनेशन दी, मैरिज की डेफिनेशन दी, बहुत सारी चीजें। एंड मार्गरेट मीड ने क्या करा है, हमारे पास कल्चर एंड पर्सनालिटी के बीच में जो रिलेशन है वो समझाया है। तो अगर आप मेलिनोस्की की बात करेंगे, तो ही सेज की कल्चर एज एन इंस्ट्रूमेंटल अपैरेटस फुलफिलिंग द डिराइविंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात बोलते हैं। एंड सेम बात जो है रैटक्लिफ ब्राउन भी बोलते हैं, बट ही इज टॉकिंग फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। लेवी स्ट्रॉस की अगर बात करते हैं, तो बोलते हैं कि मैरिज इन इज एन एक्सचेंज गवर्न बाय एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ये जो वर्ड्स हैं, सोशल इक्विलिब्रियम, या फंक्शनल ऑर्गेनिज्म, या इंस्ट्रूमेंटल अपैरेटस, या फिर डिराइव्ड नीड्स, ये सब क्या चीज है, इन स्कॉलर्स के दिए हुए टर्म्स हैं। अगर आप टेक्निकल टर्म्स को यूज करेंगे, तो जो स्कॉलर है और उसके दिए हुए टेक्निकल टर्म्स है, आप दोनों को इंटरवोव कर पाएंगे चीजों को। तो ये करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मार्गरेट मीड ने किताब लिखी थी, कमिंग ऑफ एज इन समोआ, कमिंग ऑफ एज इन समोआ। ठीक है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो कल्चर होता है, जो मेल है और फीमेल है, इनकी जो जेंडर डिफरेंशिएशन है, ये बायोलॉजी डिफाइन नहीं कर रही है, बल्कि ये सोसाइटी डिफाइन कर रही है। तो ये बात कहाँ से निकल के आई, मार्गरेट मीड को। तो वेन एवर जब यू आर राइटिंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट, यू मस्ट कोट मार्गरेट मीड ऑलवेज। और अगर हम आगे बात करें, तो इससे ना एक चीज समझ में आता है कि रिफ्लेक्ट्स द इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी को एक बात समझने की जरूरत है कि एंथ्रोपोलॉजी अपने आप में जो एक सब्जेक्ट है, ये बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ है। ये एक तरीके का ज्वाइंट सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट पढ़ते हैं, एंड आर्कियोलॉजिकल ब्रांचेस भी पढ़ते हैं। ये सारी चीजें वी आर स्टडिंग इन दिस थिंग एंथ्रोपोलॉजी। तो जब भी आप बात करेंगे ना इन सब चीजों को लेकर के, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी, बायोलॉजी के एस्पेक्ट जो टेक्निकल टर्म्स है आप उसको यूज करिए। फॉर एग्जांपल, आप देखेंगे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में वी आर यूजिंग द वर्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, म्यूटेशन, अडेप्टेशन, सेक्सुअल डायमोर्फिज्म। ऐसे ही ब्रेचिएशन क्या चीज है, लोकोमोशन का एक टाइप है, जो कि बंदरों में, मेनली मंकीज में, लेमूर में, टार्जियर में, प्रोसिमियाई में दिखता है। देन प्रोग्नाथिज्म देखेंगे, तो हमारे पास जो ह्यूमन स्कल होता है, उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा स्नाउट सा निकला हुआ करता था पहले, तो कैसे प्रोग्नाथिज्म बोलते हैं। क्रेनियल इंडेक्स हो गया, देन बर्गमैन रूल हो गया, एलन रूल हो गया, गॉस लॉ हो गया, डोरोज रूल हो गया, ये सारी की सारी चीजें। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में अगर देखेंगे, तो टाइपोलॉजी, कार्बन डेटिंग, माइक्रोलिथ, स्ट्रेटिग्राफी, कल्चरल क्रोनोलॉजी। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक जो एंथ्रोपोलॉजी के जो चार बॉक्सेस है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंड इसके अलावा हमारे पास सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो इन सारे सब्जेक्ट को लेकर के कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखे रहते हैं। आपको बहुत जरूरी है कि आप वो टर्म्स को यूज करिए। आने वाले टाइम में जो हमारे लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, जो हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे हम इन सारी चीजों को ग्रेट डिटेल में देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग, ये हमारे इंस्टीट्यूट का फोन नंबर है। देन दिस इज ऑल्सो द नंबर, आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप इंस्टीट्यूट की जो कोर्सेज हैं एंड जो बाकी प्रोग्राम डिटेल्स है उसके बारे में यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप, एंड ऐप पे जो है काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल रखा रहता है। उस स्टडी मटेरियल को स्टडी करके यू कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्री, दोस रिसोर्सेज आर अवेलेबल। You can visit our website, you can go to our you can send us an email to get the course inquiry. And this is the physical location address of our institute. You can come here, you can meet our mentors, you can meet teachers, you can meet counselor, and you can also meet the other official staff. They all are available for you
to serve you. Moreover, if you like this particular video, then I request everybody to please subscribe to our channel. जो हमारा नया चैनल है डॉक्टर अमित अकेडमी ऑप्शनल, इसको आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, और आने वाले टाइम में एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के जितने भी बाकी वीडियोज होंगे विल बी शेयरिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू like this. Thank you so much everybody. Take care.